नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की। हमने अभी तक जो है 8 यूनिट क्वेश्चन बैंक की पढ़ ली है। सारी यूनिट्स के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। तो शुरुआत करें आज पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें जो ये यूनिट है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है साथियों, ढंग से पढ़ना। इस यूनिट से पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 8 नंबर की है। कितने नंबर की है? 8 नंबर की। अब साथियों, इसमें 2 क्वेश्चन तो आएंगे 2-2 नंबर के, और बाकी इसमें पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड और मैचिंग, सही जोड़ियाँ। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मतलब ये यूनिट करने के बाद आपके पूरे के पूरे 8 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब 70 नंबर के पेपर में से अगर 8 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत करें साथियों। पहला क्वेश्चन है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट का, पी ब्लॉक के तत्व एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज आपके सामने हाजिर है बेटा जी। चलो, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है भाई साहब, NaCl5 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जब आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3, तो भाई साहब 2d होता ही नहीं है। और यदि 2d नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए इसके पास कोई ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है, 2d है ही नहीं, तो NaCl5 नहीं बनेगा। यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके उस कंडीशन में ये NaCl3 तो बना सकता है, लेकिन NaCl5 नहीं बनेगा। तो क्या कारण है कि कोई रिक्त डी कोश उपलब्ध नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन सही लगाइएगा, कोई रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो है नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, NaCl5 नहीं बनाता है। मेरी बात समझ गए आप? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता है? भाई साहब, जब इनके सामान्य परिचय पढ़ेंगे इनके बारे में, तो फास्फोरस शो करता है, कार्बन शो करता है, सल्फर शो करता है। नाइट्रोजन जो है ये अपर रूपता 1 से अधिक रूपों में नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव 1 होती है? तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? -1 होती है। क्या होती है? -1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन के संयोजी कोश में एक तो रिक्त डी ऑर्बिटल का अभाव होता है, दूसरी बात है कि ये इसका छोटा आकार होता है, ये लेना जानता है। तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कौन सा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की -1 होती है। इनकी -1 के अलावा +1 +2 -1 के अलावा +1 भी होती है, +3 भी होती हैं। ऐसे ये भी शो करता है कि -1 के अलावा +1 +3 +5। आयोडीन जो है -1 के अलावा +1 +3 +5 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन क्या शो करता है? ओनली -1। निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है? तो जब हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ता है तो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है ना, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ऋण विद्युतीय परमाणु साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ये ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे आकर्षित करेगा तो ऋण विद्युतीय परमाणु पर ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर धनावेशित युक्त हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु से आकर्षित होता है और एक नया बॉन्ड बनता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर HF ये रोल अदा करेगा, HF ये रोल अदा करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट, निम्न में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है? निम्न में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूरा नहीं है भैया? निम्न में से किस अक्रिय गैस का अष्टक जो है पूरा नहीं है? देखते हैं। हीलियम का जो है, हीलियम में क्या होता है बेटा जी? हीलियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, हीलियम का क्या हो गया इसे? हीलियम का, तो हीलियम का क्या होता है? 1s2, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, इसमें अष्टक पूरा कहाँ होता है? बाकी सभी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP6 से बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियान में 2s2 2p6 है, इसमें 3s2 3p6, इसमें 4s2 4p6 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब में नहीं होते, तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा हीलियम।
निम्न में से प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल कौन है? जो जितना जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा वो उतना क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से कौन देगा भैया? आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा यहाँ पर। तो हाइड्रोजन ये आसानी से दे रहा है, आसानी से हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये जो है प्रबल अम्ल होगा HI। क्यों दे रहा है? क्योंकि आयोडीन का आकार जो है बढ़ता जा रहा है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की, वो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, वीक होती जाएगी। हाइड्रोजन आसानी से देगा ये वाला, तो HI क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना तो क्या होता है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन को त्यागना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। एक तरह से यहाँ पर बात करें अम्ल की, तो ये निम्न में प्रबल अम्ल कौन है? HI, क्योंकि आसानी से हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल HI। ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। निम्न में से कौन सा हेलोजन ऊर्ध्वपातित होता है? ऊर्ध्वपातित कहने का मतलब होता है कि ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना या गैस से डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर आयोडीन भाई साहब जो हैं ये डायरेक्ट ऐसा काम करते हैं ऊर्ध्वपातित होने का, बाकी नहीं करते हैं। तो ठोस से, अगर आयोडीन ठोस है उसको डायरेक्ट क्या करेंगे? जलाएंगे, तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड बीच की स्टेट गायब, है ना, जंप कर गया। विज्ञापन के लिए प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलिका में उपयोग होता है, क्या होता है भैया? नियॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? नियॉन का उपयोग होता है। तो ये आपके MCQs कंप्लीट। अब आगे बात करें। बढ़िया बात है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो भैया, करिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3, है ना। और किसकी पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण? NO2 की उपस्थिति के कारण होता है नाइट्रिक अम्ल का पीला रंग। इसमें NO2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप HONO2। तो ये जो है NO2 की उपस्थिति के कारण इसका पीला रंग होता है। प्रशीतक के रूप में उपयोग आती है। कौन आता है भैया प्रशीतक के रूप में? लिक्विड नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन को जो है प्रशीतक के रूप में उपयोग करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों को क्या करके? अपचयित करके रंगहीन कर देता है ना। इसका जो रंगहीन करने का काम है अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो अपचयित रंगीन पदार्थों को अपचयित करके रंगहीन कर देता है। इसलिए इसके द्वारा जो विरंजन जो है इससे ही होता है। हल्की होने के कारण बड़े वायुयानों के टायर में भरी जाती है। कौन भरी जाती है भैया? हीलियम। कौन भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अगर अपन बात करें अक्रिय गैसों की, तो अक्रिय गैसें कौन सी? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। जो लास्ट है रेडान, ये क्या? रेडियो एक्टिव है। तो रेडॉन एक रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस है। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस है। लास्ट है उत्कृष्ट गैसों का चुंबकीय गुण होता है। क्या होता है भैया? इसमें तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं उत्कृष्ट गैसों में। कहीं पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्या होगा? इनका चुंबकीय गुण क्या होगा? शून्य होगा, कुछ भी नहीं होगा चुंबकीय गुण। अणुचुंबक तो प्रकृति शो नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए याद कर रहे ना साथ साथ में। चलिए जोड़ियाँ मिलाइए। ये जोड़ी मिलाओ। समूह 15 के तत्वों को क्या कहते हैं? पिकोजेन। समूह 16 के तत्वों को क्या कहते हैं? कैल्कोजेन। समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हेलोजन। और समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। हो गई जोड़ी। आगे बढ़े। विरंजक चूर्ण का फार्मूला है CaOCl2। हंसाने वाली गैस है N2O। समूह 17 का रेडियो सक्रिय तत्व है एस्टाटिन। और बल्ब में भरे जाने वाली गैस है आर्गन। ये जोड़ियाँ कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। हाँ, एक शब्द वाले हैं। कौन सी उत्कृष्ट गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती हैं? कौन सी उत्कृष्ट गैस जो है भाई साहब सर्वाधिक यौगिक बनाती हैं? तो जिनान। जिनान बोले तो XAE। वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य नाम है, अभी बताया था सही जोड़ियों में, कैल्कोजन। कैल्कोजन। और अगर 17 की बात करूं तो क्या होगा? हेलोजन। रेडियो एक्टिव हेलोजन तत्व का नाम क्या है? हेलोजन तत्व का अभी बताया था एस्टाटिन 80।
अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है बेटा जी। फिर बात करें, दो हेलोजन आपस में क्रिया करके कौन सा यौगिक का निर्माण करते हैं? दो हेलोजन, भिन्न हेलोजन, है ना, दो भिन्न हेलोजन आपस में मिलकर कौन सा यौगिक का? तो अंतर हेलोजन, अंतर हेलोजन यौगिक, इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स, दो हेलोजन आपस में मिलकर अंतर हेलोजन यौगिक बनाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम 4 नंबर तो कंप्लीट, आपके 4 नंबर और कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इन सभी क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनका सभी क्वेश्चन के मैं आंसर जो है, हो सकता है आगे पीछे दूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन के जो आंसर जो हैं इस पीडीएफ में मिलेंगे। इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। बस आपको इतनी सी, अभी तक नहीं पढ़े हो तो कोई ये नहीं है, पर अब तो पढ़ लो, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम जो है निकट आ गई है। और क्वेश्चन बैंक जो है, एक अपने पास क्वेश्चन बैंक रखिए, इसमें जो है एक कॉपी बनाइए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स में उनके आंसर लिखते जाइए। जब आपकी फिंगर याद करेगी, जब आपकी उंगलियां याद करेगी, तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख के आ पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। इसलिए लिखो ज़रूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया? फिर ये क्वेश्चन है, इन सभी के आंसर मैं दूंगा। लगभग 25 क्वेश्चन है बेटा जी। कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। इन 25 ही क्वेश्चन के, जो 25 क्वेश्चन है, इनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। कितने पूछे जाएंगे? 2, मतलब 4 नंबर के लिए आपको 25 क्वेश्चन याद करने की मेहनत करना है, 4 नंबर के लिए। मेरी बात समझे? तो आगे पीछे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है इसमें जो है सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक है, ये जो मैंने पीडीएफ बना रखी है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन के आंसर एक के बाद एक सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। धीरज रखिए, आपको सभी के जो है आंसर मिलेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर। तो शुरुआत करते हैं अपन यहीं से। ये जो टॉपिक करवा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक कर लेना अच्छे से, और कुछ नहीं करना आपको। हाँ, चलें शुरुआत करें आज की। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपन? चले, यहाँ तक ये क्वेश्चन बता दिए थे मैंने आपको। समूह 18 के तत्व कौन कौन से हैं भैया? समूह 18 के तत्व, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है? NH2 NP6 होता है। उपलब्धता, अक्रिय गैसों की उपलब्धता। रेडान के अतिरिक्त अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया बात है। कौन सी? रेडान के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसें, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान जो है, ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। शुष्क वायु में बाहुल्यता लगभग 1% है, जिसमें आर्गन मुख्य अवयव है वापस इनमें। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताया था मैंने, क्या होता है भैया? NH2 NP6 होता है, NH2 NP6। अब इनकी आयनन एंथैल्पी की जो बात करेंगे अपन, उत्कृष्ट गैसों की क्या बात करें? आयनन एंथैल्पी की। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2 NP6 होता है, हीलियम को छोड़कर भैया। हीलियम का क्या होता है? सिर्फ NH2 होता है हीलियम का, बाकी सभी का जो है NH2 NP6 होता है। तो इनका अष्टक पूरा है, एक तरह से स्थायी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो भाई साहब, इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत अधिक होगी। जबकि परमाणु आकार में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर यह कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? जैसे हीलियम है, फिर नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, फिर जिनान आएगा। तो जैसे जैसे नीचे चलेंगे वैसे वैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए समूह में, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। इसीलिए तो जिनान जो है कंपाउंड बनाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को निकालने देता है, इसलिए जिनान के कंपाउंड पाए जाते हैं। मेरी बात समझे आप? आगे बात करें। परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ वर्ग में नीचे की ओर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे, साइज बड़ा हो रहा है आइटम का, रेडियस में क्या होगी? बढ़ोतरी होती जाएगी। रेडियस में क्या होती जाएगी? बढ़ोतरी होती जाएगी। चलिए, ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो भाई साहब इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ये चाहेंगे ही नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना उत्कृष्ट गैसें चाहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनका अष्टक पूरा है, फुल पिल है इनके पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रखेंगे कहाँ पर? इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है।
और ये कह सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, धनात्मक होती है, और एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को इनको देने के लिए कि भैया तू रख ले यार। तो ये वाली बात है। तो उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक धनात्मक होता है या शून्य होता है। उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुण लिखिए अब। भौतिक गुण, उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुण। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती हैं बेटा। ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु मतलब अणु भी यही है, इसकी दुनिया यही है, अणु भी यही है और परमाणु भी यही है। जबकि जैसे नाइट्रोजन है तो द्विपरमाणिक अणु हो गया, ये एक परमाणविक अणु होती है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती हैं। जल में अल्प विलेय हैं, इनके गलनांक क्वथनांक अत्यधिक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। क्लियर है, ये हो गए भौतिक गुण। रासायनिक गुण की बात करें, सामान्यतः उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती है। इनकी रासायनिक अभिक्रिया की प्रति अक्रियता के निम्न कारण है। इसके क्या कारण है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अक्रिय होते हैं। तो उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोश क्या होता है, पूर्ण भरा होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से होता है, हीलियम को छोड़कर। इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। क्लियर है भैया। तो ये चीजें हैं किसकी, उत्कृष्ट गैसों की। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। सारे क्वेश्चन पे टिक लगाते जाना, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, परवाह मत करना। और पूरा वीडियो देखना। कहीं पे जा रहे हो, ईयरफोन लगा के जेब में मोबाइल रख दिया, पूरा यूनिट कंप्लीट कर लो, एक एक यूनिट ऐसे ही। क्यों डाई ऑक्सीजन एक गैस है भाई, बढ़िया बात है। क्या बोला रे भैया, डाई ऑक्सीजन O2 एक गैस है, जबकि सल्फर एक ठोस है। जबकि सल्फर जो है वो क्या है, एक ठोस है, एसिड के फॉर्म में पाया जाता है सल्फर वैसे, जबकि सल्फर एक ठोस है। तो ऑक्सीजन के छोटे आकार के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित आबंध इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। भाई साहब, ऑक्सीजन का जो छोटा आकार है और ऑक्सीजन के पास जो है, मैं बता देता हूँ आपको, ये ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन ये है, और इसके सहयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड तो O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं और इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है इनमें, ऑक्सीजन की, है ना। ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन आएगी, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और ये। तो भाई साहब, ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिकर्षण के कारण ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, गैस। मतलब O2 के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के छोटे आकार के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित आबंध इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण होता है। जब एसियस में सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण प्रतिकर्षण कम होता है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन आबंध के लिए वियोजन ऊर्जा कम होती है, आसानी से टूट जाते हैं। दूसरे शब्दों में सल्फर सह आबंध की उच्च योग्यता रखता है तथा पीपाई आबंध के लिए उच्च योग्यता रखता है। कौन, सल्फर। ऑक्सीजन प्रबल स्थायी द्विपरमाणु अणु बनाता है, जबकि ऑक्सीजन नहीं करता है, जबकि ऑक्सीजन ऐसा नहीं करता है। ऑक्सीजन प्रबल स्थायी द्विपरमाणु अणु O2 अणु बनाता है, जबकि ऑक्सीजन ऐसा नहीं करता है। सल्फर क्यों, डाई ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है ना। ऑक्सीजन एक प्रबल स्थायी द्विपरमाणु अणु तो बनाता है ना, जबकि ऑक्सीजन ऐसा नहीं करता। मतलब फिर भी ऑक्सीजन जो है ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन एक प्रबल स्थायी द्विपरमाणु O2 अणु बनाता है, जबकि ऑक्सीजन ऐसा नहीं करता है, स्थायी नहीं है फिर भी। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके। कौन से एरोसॉल से ओजोन के क्षय करते हैं। एरोसॉल से कहते हैं इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रीऑन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रीऑन, ये दोनों जो हैं ओजोन का क्या करते हैं, क्षय करते हैं, ओजोन को छिद्र करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। SO2 किस प्रकार एक वायु प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार एक वायु प्रदूषक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है, वहाँ पर कहते हैं पहली बरसात में नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में जो गैस है जो उत्सर्जित हो रही है वाहनों के द्वारा या जो भी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा,
वो SO2 क्या है, एसिड में सल्फर एसिड बना लेगी, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ऐसे एसिड बना लेती है, जिसके कारण स्किन वगैरह काली पड़ जाती है। ये भी कह सकते हैं कि कई जो मेटल की चीज़ें हैं उन पे तो जंग तक लग जाता है, जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो, जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो। गाँव में ऐसा नहीं होता। खैर, तो SO2 किस प्रकार का एक प्रदूषक है, तो SO2 अम्ल वर्षा का निर्माण करता है, एसिड रेन बन जाती है। SO2 क्या बनाता है, अम्ल वर्षा जो हो रही है वो SO2 के कारण होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा इमिट हो रही है, मेनली जहाँ पर SO2 ज़्यादा इमिटेशन होता है, जहाँ पर आसपास में क्या हो, इंडस्ट्रीज एरिया हो, है ना, इंडस्ट्री ज़्यादा लगी हुई हो। हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है। तो हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ऑक्सीकारक, बहुत सारी गलतियाँ दे रही, ऑक्सीकारक हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, क्योंकि इनके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इनका क्या हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए, NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। इनका NH2NP5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसलिए ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना मतलब इनका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, अपचयन, ठीक है। तो हेलोजन क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। आगे बढ़े, उत्कृष्ट गैसों के परमाणुीय आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं, उत्कृष्ट गैसों के परमाणुीय आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं। उत्कृष्ट गैसों की बात कर रहे, तो अपने अंतरालों में आदर्श गैसों का आकार बड़ा है। आदर्श गैसें अणु नहीं बनाती हैं, क्या नहीं बनाती हैं, अणु नहीं बनाती हैं, इसलिए इनकी वान डेर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। एक परमाणु अणु है भैया, तो इनकी वान डेर वाल्स रेडियस सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। जो ही हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तब इनका आकार बढ़ता है, क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ रही है। सिंपल है, जैसे हीलियम में 1 कक्षक है, नियान में आपको 2 कक्षक मिलेंगे, आर्गन में आपको 3 कक्षक मिलेंगे। तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेगी वैसे वैसे ऊपर से नीचे चलने पर आकार में बढ़ोतरी होती जाएगी। क्लियर है भैया, शॉर्ट में करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी, आपकी जो है आपका समय बिल्कुल उपयोगी है मेरे लिए, ताकि आपको कम समय में बेस्ट कंटेंट अच्छा मिले। आगे बात कर रहे समूह 15 के तत्वों में हाइड्राइडो में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है। अपचायक, तो ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो बिस्मथ हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, BiH3। बेटा जी ऊपर से नीचे चल रहे हैं, आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। साइज क्या हो रही है, इनकी साइज जो है इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन को देने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो जितना जल्दी आसानी से हाइड्रोजन देगा वो उतना क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। मतलब आसानी से हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो बिस्मथ और बिस्मथ का आकार बड़ा होता है, तो इसके जो बॉन्ड लेंथ है Bi और हाइड्रोजन के बीच की, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, आसानी से हाइड्रोजन दे देगा। तो ये जो है समूह 15 के तत्वों में हाइड्राइडो में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है। क्यों, तो समूह 15 के त्रिहाइड्राइड कम स्थिर होते हैं, ये ट्राईहाइड्राइड होते हैं, ये कम स्थिर होते हैं। और BiH3 सबसे प्रबल अपचायक होगा। वापस इसमें नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है। बहुत बढ़िया बात है। कमरे का ताप मतलब रूम टेम्परेचर, जो सामान्य ताप है जहाँ पर अपन खड़े हैं वो कमरे का ताप है। इस टेम्परेचर पर कम क्रियाशील है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब नाइट्रोजन जो है टूटेगी। नाइट्रोजन को भी कमरे के ताप पर अक्रिय गैस कहा गया है, अक्रिय कहा गया है। तो नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है। तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में आबंध एंथैल्पी उच्च होती है। मतलब ये कह सकते हैं भैया कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के बीच में क्या कितने बॉन्ड हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और 2 बॉन्ड कौन से हैं, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। ऐसा पी पाई आबंध के कारण है। अतः नाइट्रोजन कम क्रियाशील है, यह केवल उच्च ताप पर क्रियाशील है। हाई टेम्परेचर पर तो मालूम होगा ये कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा के अपन अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाने की हेबर विधि में।
अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए। अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? तो अमोनिया बनाने के मेथड से, और ये है नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन से, तो ये बन गया CuNH3 2+, एक्वस सॉल्यूशन में आपको अमोनिया मिल गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई, ये बन गया टेट्राएमीन कॉपर सेकंड आयन बन गया। क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व के क्रम को लिखिए। तापीय स्थायित्व, समूह 16 के हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व। तो होता क्या है कि सबसे ज़्यादा स्थायी हाइड्राइड जो है समूह 16 में वो है H2O। क्यों है भैया H2O? क्योंकि H2O में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और फिर क्या लिखते हैं अपन? पोलोनियम। H2O से ऑक्सीजन H2O बनाता है, H2S, H2Ac, H2TE और H2PO, ये हाइड्राइड बन रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जैसे जैसे अपन जो है नीचे चल रहे हैं, वैसे वैसे इनका स्थायित्व क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका आकार जो है, सेंट्रल एटम का आकार जो है बढ़ता जा रहा है, और आकार बढ़ने के कारण जैसे जैसे नीचे चलेंगे, जैसे ये टी लिया तो टी में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, तो ये दुर्बल हो गया बॉन्ड, आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, आसानी से हाइड्रोजन दे देगा। जितना जल्दी आसानी से दे रहा है मतलब उसका स्थायित्व कम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है यहाँ पर? H2O है। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है? H2O है। और H2O जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। बर्फ के नीचे की ओर तापीय स्थायित्व तो कम होता जाता है। H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2Ac, H2T, H2PO, सबसे ज़्यादा स्थायी है H2O। भाई साहब अगला क्वेश्चन है वापस कि H2O एक द्रव है तथा H2S गैस। क्यों? क्योंकि यही बता दिया था मैंने कारण कि H2O में H2O अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण अणु क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। क्या होते हैं? पास पास आ जाते हैं। और पास में आने के कारण क्या होता है कि कहते हैं कि द्रव में अणु पास पास होते हैं, गैस में दूर दूर होते हैं, और ठोस में बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो ये वाली बात है कि H2O के अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि H2S के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। अतः जल द्रव है तथा H2S क्या है? गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है? भाई साहब प्लेटिनम, जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनम और आयरन उत्कृष्ट हैं। ये प्लेटिनम ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, सीधे रिएक्शन नहीं करता है। आगे बढ़े। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। सिंपल रिएक्शन है ये इसको कहते हैं एथिलीन C2H4। इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाओगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाओगे Al2O3 बनेगा। चलिए, O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है की तरह क्यों क्रिया करती है? O3 ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक, मतलब ओजोन क्या होती है? ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीजन आसानी से दे। तो ये O3 क्या है? O2 को दे देगी और एक नवजात ऑक्सीजन निकालेगी, तो ऑक्सीकारक रिएजेंट हो गई है। तो O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है? तो ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न करने की उच्च क्षमता होने के कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक है। ओजोन टूटेगा तो O2+O बनेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है कौन? ओजोन। मेरी बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। I2 से ICl अधिक क्रियाशील है। क्या बात है। एक तो है आपके पास I2 मतलब II, ये हो गया I2, और एक हो गया ये ICl, ये ICl। तो I2 से ICl अधिक क्रियाशील है। क्रियाशील जो जल्दी जिनके बॉन्ड टूट जाए वो अधिक क्रियाशील हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्रुवीय बंध बनेगा, और ICl में क्या है? ICl अलग अलग है ना। ICl ध्रुवीय, ICl आबंध दुर्बल आबंध हुए, जबकि II आबंध प्रबल, अतः ICl जो है अधिक क्रियाशील होगा। बढ़िया बात है भैया। एक क्वेश्चन और फ्री में पढ़ लेते हैं। हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? ऑक्सीजन को तनु करने के लिए इसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है, क्योंकि यह रक्त में कम घुलनशील है। बढ़िया बात है।
ऑक्सीजन को तनु करने के लिए, है ना, हीलियम गैस मिलाई जाती हैं, क्योंकि यह रक्त में कम घुलनशील है, इसलिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। समीकरण को संतुलित कीजिए आप। जिनान हेक्साफ्लोराइड की H2O के साथ क्रिया हो रही है, तो ये बन जाता है XaO2F2 प्लस HF बनता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 लिखा, ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा ना, 2 2 दूना 4 हो गए। यहाँ 4 जैसे आया कि और हाइड्रोजन कहाँ दिखे, तो यहाँ लिख लो 4, बैलेंस हो गई। 2 फ्लोरीन, 2 और 4 6 हो गए। जिनान ये 1 है, ये 1 हो गया। ऑक्सीजन ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, सब बैलेंस हो गया। आगे बात करें, रेडॉन के रसायन का अध्ययन करना कठिन क्यों होता है? रेडॉन, तो रेडॉन कहाँ पर आता है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन। लास्ट अक्री गैस है, रेडियो एक्टिव अक्री गैस है। तो ये रेडॉन क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है, जिसकी अर्ध आयु बहुत कम है, जिसका लाइफ टाइम बहुत कम है, अतः इसकी रासायनिक शास्त्र को समझना कठिन होता है। किसके? रेडॉन के। मेरी बात समझे आप? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, HCl की तुलना में HF दुर्बल अम्ल है। HCl की तुलना में, तो भैया ये एक तो ले रहा हूं मैं HF और एक ले रहा हूं HCl। मैं समझाता हूं आपको। फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, यहां पर ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, बड़ा आकार है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन आसानी से देगा, तो ये प्रबल अम्ल हो गया। तो HCl की तुलना में HF दुर्बल अम्ल है, बढ़िया बात है, HCl प्रबल अम्ल होगा। तो HF आबंध प्रबल है, क्या है? प्रबल है, डिस्टेंस कम है। HCl आबंध HF आबंध की तुलना में दुर्बल है, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये प्रबल अम्ल हो गया। ये क्या हो गया? प्रबल अम्ल हो गया, सॉरी ये प्रबल अम्ल हो गया, प्रबल अम्ल HCl, और ये क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझते रहना है ना साथ के साथ में। चलिए आगे बात करें। HF को ग्रीस युक्त कांच की बोतल में क्यों रखा जाता है? HF हाइड्रोजन फ्लोराइड को, सीधा सच सवाल है कि अगर कांच की बोतल में क्यों में ही ग्रीस युक्त, डायरेक्ट कांच की बोतल में रखते, ग्रीस युक्त कांच की बोतल में ही क्यों रखा जाता है? HF को ग्रीस युक्त कांच की बोतल में ही क्यों रखा जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ग्रीस से क्रिया नहीं करता है और कांच से क्रिया कर लेता है भैया, डायरेक्ट कांच के साथ नहीं रखते हैं। कांच में उपस्थित क्या होता है? सिलिका, और ये जो HF है SiO2 सिलिका, ये किसके साथ में? HF के साथ क्रिया कर लेगा और ये बना लेगा H2SiF6, आपकी बोतल को खराब कर देगा। कौन? HF। कांच में उपस्थित सिलिका से क्रिया कर हाइड्रोफ्लोरो अम्ल बनाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट कांच की बोतल में नहीं रखते हैं, ग्रीस युक्त कांच की बोतल में रखा जाता है। किसको? HF को। तो साथियों, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। इसके बाकी क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। अभी आपके पास क्वेश्चन बाकी हैं बहुत सारे, तो इसका एक लेक्चर और बनेगा, ठीक है? तो एंजॉय कीजिए, रूटीन में रहिए, डेली वीडियो साथ के साथ में देखिए। समय जो है आपका निकलता जा रहा है, ताले नहीं कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ऐसे करके तो एग्ज़ाम आ जाएगी सिर पर, फिर पढ़ नहीं पाओगे, फिर आपको टेंशन होगा कि यार मुझे ये कवर करना, मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, ये सारी टेंशन होगी। तो उन सारी टेंशन से छुटकारा पाने के लिए अभी से पढ़िए, अभी से मेहनत कीजिए, साथ के साथ में पढ़िए, साथ के साथ में नोट्स बनाइए, और अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ में पढ़ाई के बारे में चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए, एक दूसरे को आंसर बताइए, एक दूसरे से आंसर सुनिए। तो ऐसा करोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, चर्चा से ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ठीक है? तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।